हेलो बच्चों, आज जो है एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th क्लास का, है ना। 11th क्लास का एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 का है, वो है सेल चैप्टर होगा। और सेल को जो होता है यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मतलब लाइफ का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो सेल ही होगा। ना सेल जो है लाइफ को देता है, इसीलिए जो होता है एक नए मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए जो है इसका नाम दिया गया है यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी में इसी बात को कहा कि जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? दो चीज़, या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग। तो ऐसा क्या चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है? इसका आंसर भी एनसीईआरटी में ही दिया है, पहला ही पैराग्राफ में, कि जो सेल होता है वही क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। ठीक है, यहाँ तो बात इंट्रोडक्शन का छोटा सा पहला ही पैराग्राफ में इसका डिस्कस किया था। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म क्या है कि दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर कहा जाता है जो सिंगल सेल का बना हुआ होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया वगैरह में सब मिल जाएगा, है ना। और प्रोटिस्टा वगैरह में है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो होगा किंगडम मोनेरा में मिल जाएगा, सारे का सारे यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में जो है प्रोटिस्टा में है, सारे के सारे यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपली देखेंगे तो ये होता है कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बहुत सारे टाइप्स के सेल्स से बना होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर है ना, तो ऑर्गेनिज्म के सेल्स क्या होगा? मैनी टाइम्स, मल्टीपल सेल्स का बना होगा। और इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें प्लांट है, जितने भी प्लांट है एंड एनिमल्स, जितना है सारे के सारे किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। अब क्या है कि यूनिसेलुलर होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा? तो यूनिसेलुलर ऑर्गन के लिए दो एनसीईआरटी बता रहा है कि दो चीज़ होना, तो बेसिक कैरेक्टर है यूनिसेलुलर होने का, सेल्स होने का। एक है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या कर सकता है? दो चीज़ कर सकता है। ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ दो चीज़ होगा। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब उसको एग्जिस्ट करने के लिए फूड के लिए किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। फूड का फॉर्मेशन मतलब जितना डाइजेशन वगैरह का मैकेनिज्म होगा, बेसिक फीचर जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे क्या है उसके अंदर ही होगा। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा
दूसरी बात यह होगा कि लाइफ को स्टेबल सस्टेन करने के लिए क्या कहते हैं, लाइफ सस्टेन करने के लिए जितने भी बेसिक फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्या करें, परफॉर्म कर पाएगा। तो यानी कि परफॉर्म, कैपेबल ऑफ परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन, एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ का जितने एसेंशियल फंक्शन है वो सारे के सारे वो कर पाएगा। यानी कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगा, वो सारे का सारे क्या करेगा, उसके लिए फूड चाहिए होगा, फूड के लिए इंजेक्शन करने का पड़ेगा, डाइजेशन सिस्टम का होगा, एब्जॉर्प्शन का होगा, सारे के सारे फंक्शंस कौन करेगा, एक सेल्स के अंदर हो जाएगा। इसीलिए कहा कि सेल्स जो है वो क्या है, एक यूनिट है लाइफ का, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बोल दो उसको, है ना। तो ये दो क्राइटेरिया है एक सेल होने के लिए। अब जो है एनसीईआरटी एक बात और कह रहा है, इंट्रोडक्शन में ही बता देता हूँ सब, कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने कहा था कि सेल को कंसिडर करो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बोल दो, है ना। उसका इसी लाइन से मैंने उठाया था वो बात कि लेस देन अ सेल का जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जितना उसका बेसिक परफॉर्म करने के लिए फंक्शन को, एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर चाहिए होगी, इंश्योर, वो सारे के सारे उसमें पाया जाएगा। अब मान लो कि उसमें से इंश्योर ऑफ लिविंग स्टेट, ये पॉइंट, ये बढ़िया पॉइंट है। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का होना चाहिए होगी, तभी जो होगा कि वो बता पाएगा कि वो लिविंग स्टेट है कि नहीं है। अगर वो नहीं कर पा रहा है परफॉर्म सारी चीज़ें, तो वो लिविंग स्टेट में नहीं रहेगा फिर। अब इसके सेल्स वगैरह की डिस्कवरी अगर बात करें तो सेल्स को जो है सबसे फर्स्ट टाइम जो होता है डिस्कवर किया गया था कॉर्क्स में, है ना। और किसने, रॉबर्ट हुक ने दिया था फर्स्ट टाइम। सेल्स जो होता है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने दिया था। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। है ना, रॉबर्ट हुक ने। दूसरी बात, सेल तो दे दिया इन्होंने, लेकिन इस सेल जो है लिविंग है कि नहीं है, तो इसका डिस्कवर, सेल जो है तो लिविंग है, लिविंग सेल होगा, इस बात का पुष्टि कौन किया था, मतलब इस बात को बताया किसने था, तो एंटनी वन लीवेनहॉक ने दिया था। ये इन्होंने, लेकिन इस सेल जो है लिविंग है कि नहीं है, तो इसका डिस्कवर, सेल जो है तो लिविंग है, लिविंग सेल होगा, इस बात का पुष्टि कौन किया था, मतलब इस बात को बताया किसने था, तो एंटनी वन लीवेनहॉक ने दिया था। लीवेनहॉक first saw
द लिविंग सेल एंड डिस्क्राइब। सबसे पहले जो है लिविंग सेल है, ये बात एंटोनी वन लीवेनहॉक ने ही बताया। अब सेल का लिविंग होना भी पता लग गया, तो अब बारी बच जाता है न्यूक्लियस का। किसका बारी बच जाता है? न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस के लिए एक तीसरा साइंटिस्ट आता है और फिर वो बता रहा है। अब वो साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन था। रॉबर्ट ब्राउन जो था, इन्होंने डिस्कवर किया था किसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। यानी कि 3 साइंटिस्ट थे इस चीज़ को बताने के लिए कि सेल से लेकर न्यूक्लियस तक पहुंचने में लिविंग है क्या है, सेल्स है किस चीज़ का है, वो सारी चीज़ें बताने में 3 साइंटिस्ट का काम है। सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। अब फिर बता रहा है कि सेल्स का उन्होंने डिस्कवर किया। उस सेल्स का डिस्कवर करने के बाद जो एंटोनी वन लीवेनहॉक था, उसके बाद जो होता है ये बता रहा है कि सेल जो होता है वो लिविंग है। सेल कैसा है? लिविंग है, उसका डिस्क्राइब करता है। ये सेल तो लिविंग हो गया। उसके बाद जो होता है रॉबर्ट ब्राउन आता है और फिर वो डिस्कवर करके बताता है कि न्यूक्लियस भी है इसके अंदर। सेल्स जो इन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर करके देता है। तो ये 3 चीज़ें थी, 3 साइंटिस्ट का नाम है जो इंट्रोडक्टरी में इसका बहुत बड़ा रहता है। फिर आगे जो सेल का जो स्ट्रक्चर वगैरह है, जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह डिटेलिंग किया गया है, जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवर होता चला गया, एडवांसमेंट आता चला गया, उस हिसाब से उन्होंने डिस्कवर भी होता चला गया। बाद में फिर जो सेल का पूरी स्ट्रक्चर दिया गया, सेल मेम्ब्रेन वगैरह का भी डिस्कवर किया गया, ऑर्गेनल्स वगैरह का भी डिस्कवर किया गया धीरे धीरे। और सेल के बारे में फिर पूरी डिटेलिंग आज तक में पाया जा रहा है। और डिटेलिंग आते आते इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया सेल के अंदर कि पूरी की पूरी चैप्टर ही इसी के नाम से रखा जाता है कि सेल जो है एक यूनिट ऑफ लाइफ है। और फिर अलग अलग इससे थ्योरीज भी देने लग जाते हैं। उसमें से 3 साइंटिस्ट का भी नाम बहुत एनसीईआरटी में चर्चा है। पहला आता है 1838 में 1838 में माल्थियस स्लेडन। दूसरा फिर आता है 1839, एक साल बाद ही थियोडोर शॉन। तीसरा आता है 1855 में EW। 1855 में ये 3 लोगों ने अपना 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 हुनर दिखाया बायोलॉजी की दुनिया में। एक एक करके देखेंगे अभी कि तीनों ने क्या क्या कहा। तो पहला देखेंगे 1838 का। 1838 में माल्थियस स्लेडन जो है, ये क्या था? एक जर्मन बॉटनिस्ट था। जर्मन बॉटनिस्ट था, यानी बॉटनी के डिपार्टमेंट से इन्होंने स्टडी किया उस बॉटनी की प्रजाति में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट टिश्यू का स्टडी करता है ये। और प्लांट टिश्यू का स्टडी करने के बाद वो एक चीज़ देखता है कि प्लांट का जो टिश्यू है वो अलग अलग
सेल्स से बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से जो होता है पूरी प्लांट का जो है बना होता है। तो ये क्या करता है, एग्जामिन करता है अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टिश्यू देता है, और क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर और एक ऑब्जर्वेशन देता है अपना, ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different types of cells, अलग अलग तरह के सेल्स से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से जो होता है बना होता है क्या, प्लांट। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे बना होता है किससे, सेल्स से बना होता है। ये था शेल्डन का स्टेटमेंट, यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन है ये, कि उन्होंने जब स्टडी किया और करने के बाद जो उनको लगा, देखा, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपनी एक हाइपोथेसिस दे देता है, एक थ्योरी दे देता है। अब देखो कि इसके बाद 1 साल बाद ही आता है 1839 के अंदर, कौन, थेओडोर शॉम। ये क्या था, एक ब्रिटिश जो है एक जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इन्होंने क्या करता है, उन्होंने प्लांट के ऊपर, जैसे शेल्डन को देखोगे तो प्लांट के ऊपर स्टडी किया, लेकिन इनको देखोगे तो ये एनिमल्स के ऊपर, अलग अलग सेल्स के ऊपर स्टडी करता है। ये क्या करता है, स्टडी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी करता है, फिर अपना ऑब्जर्वेशन देता है। ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि सेल्स जो होता है उसके ऊपर एक लेयर पाया जाएगा जो कि बॉन्ड क्या रहता है पूरे सेल्स को, जिसको आज के डेट में हम उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि सेल हैज़ अ थिन लेयर, एक थिन लेयर होता है, और इसी को आज के डेट में नाउअडे आजकल हम उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसका, शॉन का जो था 1839 में इसका स्टेटमेंट है। जब एनिमल्स के सेल्स के बारे में वो स्टडी करता है, अलग अलग सेल्स का, तो वो ऑब्जर्व करके और फिर बताता है कि जो होता है सेल्स के ऊपर, ये अगर सेल है तो सेल के ऊपर जो है एक थिन लेयर है, उस थिन लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी जो है फिर यही थ्योडोर जो है ये क्या करता है, स्टडी करता है फिर प्लांट के ऊपर, स्टडी ऑन प्लांट सेल के ऊपर फिर स्टडी करता है। ये प्लांट सेल के ऊपर स्टडी करता है तो फिर एक बात बताता है कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is the unique character
ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल्स, प्लांट के सेल जो है उसका एक यूनिक कैरेक्टर है और वो क्या है, सेल वॉल है। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, स्टडी ऑन डिफरेंट प्लांट सेल है ना, डिफरेंट प्लांट सेल के ऊपर जब स्टडी किया तो उनको ये पता लगा कि जितने भी प्लांट सेल है उस सेल के ऊपर क्या है, एक सेल वॉल है। यानी कि सेल है, सेल का मेम्ब्रेन होगा, फिर वॉल, सेल वॉल होगा, एक हार्ड लेयर होगा, वो सेल वॉल है। ये इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही जो है एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा था कि सेल के ऊपर एक थिन लेयर का मेम्ब्रेन पाया जाता है। और इन्होंने जब प्लांट के ऊपर स्टडी किया तो ये कह रहा है कि सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल के ऊपर ही पाया जाएगा। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक और बात बताता है ये, फिर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है और कहता है जब ये प्लांट्स प्लस एनिमल्स, इन्होंने दोनों का स्टडी कर लिया। अब जब इन दोनों का स्टडी कर लिया तब ये कह रहा है कि प्लांट और एनिमल्स का जो बॉडीज होता है वो क्या है, composed of cells and product of cells सेल्स का बना होगा और सेल्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनसे बना होगा कौन सा, प्लांट एंड एनिमल्स के पूरी पूरी बॉडी। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है, मतलब इसका हाइपोथेसिस है। ये इसका हाइपोथेसिस है। क्या क्या कह रहा है ये, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स का बना होगा और सेल से जो बने प्रोडक्ट्स होंगे उनसे बना होगा कौन, एनिमल प्लांट की पूरी बॉडी। यानी कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सेल से हुआ होगा और सेल के प्रोडक्ट से। अब ये तो इन्होंने दे दिया उसके अपने स्टडी के बेस्ड पर। अब जो है स्लीडन और शॉन ने दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन में एक हाइपोथेसिस देता है। क्योंकि जो स्लीडन था उन्होंने क्या कहा था कि जो प्लांट है वो क्या होगा कि कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स से जो होता है प्लांट का फॉर्मेशन हुआ होगा। यही चीज शॉन ने भी कहा है और शॉन ने ये भी साथ में कहा था एनिमल्स के बारे में भी सेम चीज कहा था कि ये भी जो सेल्स का बना होगा, तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स बना होगा। और उसके बाद इन दोनों ने फिर क्या कहता है, सेल थ्योरी देता है, सेल थ्योरी देता है। ये सेल थ्योरी क्या था, कंपोज्ड ऑफ सेल। अब ये प्रोडक्ट ऑफ सेल, इन दोनों के स्टडी से तो यही पता चला। अल्टीमेटली हम सेल के चारों तरफ ही घूम रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। उसके बाद सेल थ्योरी तो कह रहा है कि सेल से बना होगा, लेकिन क्या ये नहीं कह रहा, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल्स जो होगा वो बन कैसे रहा होगा। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, नया सेल कैसे बना होगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। उसी दौरान फिर आता है 1855 में रुडॉल्फ विर्क्यू। अब ये फिर इन दोनों के कंफ्यूजन को क्लियर करता है और फिर कहता है कि सेल्स जो होता है
कि सेल्स आर ड्राइव्ड एंड न्यू सेल्स, जो नया सेल्स है, न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड नया सेल जो बना होगा कहाँ से बना, फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स हो गए उसी से नया सेल्स बना होगा। जी रोडॉफ विर्क ने 1855 में अपना एक्सप्लेनेशन देता है, सफाई देता है और कहता, और इसको उसके भाषा में कहा ओमनिस सेलुलाe सेलुला, बड़ा खतरनाक है। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अब ये तो इन्होंने बोल दिया कि जो नया सेल्स है, न्यू सेल और फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल दे देता है, और उसके बाद फिर ये क्या करता है, तो मॉडिफाई करता है कि जो सेल थ्योरी दिया गया था, श्लेडन एंड सॉन के जरिए से उस थ्योरी को फिर ये मॉडिफाई करता है और एक फाइनल शेप देता है, और क्या कहता है कि और उसी को आज भी कंसिडर करते हैं, है ना। तो जो न्यू सेल थ्योरी था, न्यू यानी कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, या फिर न्यू बोल लो, न्यू सेल थ्योरी, ये किसका, रुडॉल्फ विर्क्यो ने दिया था। ठीक, ये क्या कह रहा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहली बात, दो बात इस थ्योरी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cells and products of cells। ये तो पहली बात थी न्यू सेल थ्योरी का, है ना। और दूसरी बात, जो इन्होंने खुद का थ्योरी दिया था ओमनिस सेलुलाe, वही बात उन्होंने फिर इसमें चेप दिया लाके, ऑल सेल्स arises from pre-existing सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जब पहले से जो सेल्स हैं उसी से नया सेल्स, न्यू सेल्स फॉर्म होता है, ये स्टेटमेंट देता है। और फिर ये फाइनल कर देता है इस सेल थ्योरी को, यानी कि इसी से न्यू सेल थ्योरी बोल या फिर मॉडिफाइड सेल थ्योरी बोल लो, इसी को मॉडिफाइड सेल थ्योरी बाय रुडॉल्फ विर्क्यो, है ना। ये फाइनल शेप था और इसी को आज भी कंसिडर किया जाता है और इसी को मानकर एनसीईआरटी भी इस पॉइंट को लिखा है। अब अगला टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो एक ओवरव्यू सेल्स के बारे में भी रहेगा, वो भी इंट्रोडक्शन ही टाइप का ही रहेगा, है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कंटेंट थोड़ा सा भले कम हो, लेकिन चीज़ें अच्छी सी और याद रखने वाली चीज़ें थी इसमें इंट्रोडक्शन वाले में। तो इसको एनसीईआरटी को से ही हमने सब कुछ उठाया है और उसका एक्सप्लेन किया है। जनरली क्या होता है कि बच्चों को जो होता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ता ही नहीं है, वो फिर डायरेक्ट टॉपिक में चला जाता है, तो पता नहीं चलता कि सेल्स के होता क्या है, कैसे कैसे आया, फिर क्वेश्चन आ जाता है ना। तो पहला इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो यहीं से है और इसे ख़त्म करते हैं। और पिछला अगर हमने एनिमल किंगडम का पूरी चैप्टर का जो है हमने
फाइलम टू फाइलम जो है लेक्चर बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा किसी ने तो जाके देख लेना। मैं लिंक जो है पूरी फाइलम का जो है सारे के सारे फाइलम जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना।